सो हेलो मिथ वॉकर्स, वेलकम टू मैन एक्सप्लेन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आ चुका है एंड 1 नवंबर को ये मूवी रिलीज भी होने वाली है। एंड इसी मूवी में आपको भूल भुलैया फर्स्ट के कुछ कैरेक्टर्स एंड विजुअल्स देखने को मिलने वाले हैं। तो हो सकता है कि भूल भुलैया 3 की कहानी इसके फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड हो। सो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम भूल भुलैया मूवी का रिकैप करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक बड़ी सी हवेली को जो कई दिनों से बंद थी। तभी हवेली का मालिक बटुक शंकर उपाध्याय उस हवेली में दाखिल होता है और सवेरे सवेरे सभी सफाई करने वालों को बुलाता है और उन्हें काम जल्दी खत्म करने को बोलता है, क्योंकि कुछ लोग हवेली में रहने आने वाले थे। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि हवेली भूतिया है, इसलिए कोई भी वहाँ काम करना नहीं चाहता। जो लोग भी वहाँ काम कर रहे होते हैं वो शाम होते ही अपने घर भाग जाते थे। बटुक हवेली के अंदर चला जाता है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नजर नहीं आता। वो डरकर जल्दी से हवेली से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ लोग गांव में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं। तभी नंदिनी, जो कि बटुक की बेटी है, एक आदमी से पूछती है कि उसने मुरारी काका को देखा है या नहीं, क्योंकि उनके घर की बाल्टी कुएं में गिर गई थी। बटुक भी वहीं पर बैठा होता है और बात करते करते उसे याद आता है कि हवेली की चाबी वो हवेली में ही छोड़ आया है। इसके बाद रात को जब मुरारी कुएं में से बाल्टी निकालने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में बटुक उसे जबरदस्ती हवेली ले जाता है। हवेली में बटुक को एक लड़की की परछाई दिखाई देती है, जिससे डरकर वो दोनों भाग जाते हैं। अगली सुबह बटुक मंदिर जाता है, जहां उसकी मुलाकात छोटे पंडित से होती है, जो उसे एक ताबीज देता है और कहता है कि इसे हवेली के आंगन में बांध देना, लेकिन बांधने से पहले कुछ बोलना मत। उसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ, जो कि हवेली का असली मालिक है, लंदन से अपनी बीवी अवनी के साथ वापस आता है। उसका राज्याभिषेक किया जाता है और सभी लोग उसे बताते हैं कि हवेली में बुरी आत्माओं का साया है। लेकिन सिद्धार्थ को इन सब बातों में विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो हवेली में ही रहने का फैसला करता है। अवनी, जो कि सिद्धार्थ की बीवी है, उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। एक दिन अवनी एक बंद दरवाजे को खोल देती है जो ऊपर वाले हिस्से में जाता था, जहां जाना सख्त मना होता है। अवनी बिना सोचे वो दरवाजा खोल देती है और अंदर चली जाती है। उसके पीछे पीछे नंदिनी भी आ जाती है। ऊपर जाते ही उसे एक कमरा दिखाई देता है जिसमें एक ताला लगा होता है। इतने में ही वहां बद्रीनाथ आ जाता है और वो देखता है कि नंदिनी और अवनी दोनों तीसरी मंजिल से नीचे आ रहे होते हैं। ये देखकर बद्री को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो नंदिनी को डांटता है और अवनी को समझाता है कि ऊपर 2 आत्माओं का वास है और वहां जाना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अवनी और जानकी घाट पर पूजा कर रहे होते हैं। घाट से वापस आते वक्त चंदू बताता है कि सालों पहले उनके राजघराने के राजा विभूति नारायण, जो कि सिद्धार्थ के परदादा थे, बड़े कला प्रेमी थे। उनके दरबार में कई गायक, नृत्य, कवि और चित्रकार आते थे और अपनी जेब भर कर जाते थे। फिर एक दिन बंगाल की एक सुंदर नर्तकी मंजोलिका आई और उसे देखकर राजा विभूति नारायण को उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया, आई मीन ट्रू लव। लेकिन मंजोलिका को शशिधर से प्यार था, जो कि उसके साथ में ही नृत्य करता था। जब राजा को इस बात की खबर मिली कि अगली रात मंजोलिका और शशिधर भागने वाले हैं, तो राजा ने शशिधर का गला काट दिया और मंजोलिका को एक कमरे में बंद कर दिया। राजा मंजोलिका से शादी की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब लोग मंजोलिका को लेने के लिए उसके कमरे में गए तो उन्हें पता चला कि मंजोलिका ने अपनी जान दे दी और एक चिट्ठी छोड़ गई, जिसमें लिखा था कि वो किसी भी राजा को महल में रहने नहीं देगी। तब से दोनों की आत्माओं को मंत्र की सहायता से उस कमरे में बंद रखा गया है। अवनी को लगता था ये सब पुरानी बातें हैं, अफवाहें हैं, और हो सकता है उस कमरे में ढेर सारा सोना और चांदी मिले। इसीलिए सिद्धार्थ से परमिशन लेने के बाद अवनी नंदिनी से डुप्लीकेट चाबी बनवाने को कहती है। चाबी मिलते ही वो दरवाजा खोल देती है। अंदर उसे ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन सभी राजाओं की तस्वीरें लगी होती हैं और मंजोलिका की भी तस्वीर होती है। इसके बाद राधा देखती है कि अवनी उस कमरे से बाहर आ रही थी और उसे समझ आ जाता है कि अवनी ने वो दरवाजा खोल दिया है। राधा अवनी को बताती है कि जिस लोहार ने वो चाबी बनाई थी अब वो मर चुका है। ये सब बातें बद्रीनाथ सुन लेता है और उसे समझ आ जाता है कि मंजोलिका आजाद हो चुकी है।
और वो कहता है कि अब हमें आचार्य श्री को बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि आचार्य श्री तो लंदन में है। उसी रात बद्री, मुरारी और छोटा पंडित मंजोलिका की आत्मा को कमरे में बंद करने के लिए जाते हैं, लेकिन मंजोलिका की आत्मा मंत्र पढ़ने से पहले ही वहां से भाग जाती है। इसी बीच छोटा पंडित मंजोलिका की आत्मा को देख लेता है एंड उसी रात हवेली की नौकरानी को भी मंजोलिका की आत्मा दिखाई देती है। सब लोग एक जगह जमा हो जाते हैं एंड उनके सामने ही कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं। अगले दिन अवनी जब किचन में काम कर रही होती है तब अचानक से वहां पर आग लग जाती है। उस किचन में राधा भी होती है तो सभी लोग राधा पर शक करते हैं। इस पॉइंट पर सिद्धार्थ, जिसे भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं था, वो बद्री काका को साइड में ले जाके राधा का हाल पूछते हैं। तब हमें पता चलता है कि राधा बद्री की एडॉप्टेड चाइल्ड थी। इतना सब होने के बाद भी सिद्धार्थ हवेली को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं होता। इसके बाद इस मूवी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि हमारे अक्षय सर होते हैं, जिनका नाम आदित्य होता है। जैसे ही आदित्य आता है वो बटुक को ही भूत समझकर पकड़ लेता है। इसके बाद सिद्धार्थ आदित्य का इंट्रोडक्शन बद्रीनाथ से करवाता है और हमें पता चलता है कि आदित्य एक फिजियोथेरेपिस्ट है। आदित्य किसी बाबा के जैसे कपड़े पहने होता है। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और जानकी बुआ उसे देखकर डर जाती है और भाग जाती है। अगले सीन में आदित्य नहाने जाने वाला होता है, इसीलिए जैसे ही वो अपना बैग लेने के लिए बाहर निकलता है उसे दिखाई देता है कि किसी ने उसके बैग में आग लगा दी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि मंजोलिका की आत्मा को देखने के बाद छोटा पंडित पूरी तरीके से पागल हो चुका था। रात को जब आदित्य सो रहा होता है तो उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। वो उठ जाता है और उस आवाज की डायरेक्शन में जाने लगता है। वो उसी दरवाजे के बाहर आके खड़ा हो जाता है जिसे अवनी ने खोला था। आदित्य ये देखना चाहता था कि इतनी रात को घुंघरू पहन के कौन नाच रहा है। वो घुंघरू की आवाज का पीछा करते करते तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है। तभी पीछे से कोई आदित्य पर बॉल फेंक के मारता है, लेकिन वो बॉल उसे नहीं लगती। इसके बाद आदित्य को दिखाई देता है कि एक व्यक्ति उसे देखकर भाग रहा था। जब आदित्य ने उसे रोका तो पता चला कि वो चंदू था, जो राधा का भाई था। थोड़ी पूछताछ के बाद पता चलता है कि चंदू तो बस बाथरूम जाना चाहता था। आदित्य उसे छोड़ देता है। अगले दिन आदित्य अवनी से पूछता है कि रात को घुंघरू पहन के कौन चल रहा था। अवनी आदित्य को उस कमरे में ले जाती है जहां मंजोलिका की तस्वीरें होती हैं। अवनी आदित्य को सब कुछ दिखाती है, लेकिन अवनी को मंजोलिका के एक पैर का घुंघरू नहीं मिल रहा होता है, जो देखकर अवनी परेशान हो जाती है। थोड़ी देर के बाद आदित्य को चंदू दिखाई देता है, जिसके पास वो घुंघरू होता है जो अवनी ढूंढ रही थी। आदित्य चंदू से वो घुंघरू ले लेता है। इसके बाद सिद्धार्थ, राधा, अवनी और आदित्य मंदिर जाते हैं। मंदिर में आदित्य वही घुंघरू सिद्धार्थ को दिखाता है और कहता है कि ये 50 से 60 साल पुराने हैं और ये मंजोलिका के हैं। शाम को आदित्य उस दरवाजे के पास जाता है और उसका लॉक तोड़ देता है, ये देखने के लिए कि अंदर कौन जाता है। जब उसे फिर से घुंघरू की आवाज सुनाई देती है तो आदित्य अंदर जाके दूसरे दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। फिर आदित्य प्रिटेंड करता है कि वो एक राजा है जिसका नाम विभूति नारायण है। दरवाजे के दूसरी तरफ से मंजोलिका की आवाज आती है और वो गुस्से में कह देती है कि वो इस दुर्गा अष्टमी को राजा को मार डालेगी। अगली सुबह आदित्य चंदू से पूछता है कि वो रात को क्यों घूमता रहता है। चंदू इमोशनल हो जाता है और उसे बताता है कि सभी लोग उसकी बहन राधा को पागल समझते हैं, इसलिए वो सच्चाई का पता लगाना चाहता है। आदित्य उससे पूछता है कि मलकपुर कहाँ है। चंदू बताता है कि मलकपुर देश के बीचों बीच है। इसके बाद आदित्य और चंदू मलकपुर जाते हैं, जहां आदित्य कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है और वापस आ जाते हैं। इसी बीच पता चलता है कि आचार्य जी भी लंदन से वापस आ रहे हैं। बद्री को मैसेज मिलता है कि आचार्य जी दुर्गा अष्टमी के एक दिन पहले आएंगे। तभी अवनी नंदिनी के साथ गहने लेने जाने वाली होती है, लेकिन आदित्य सिद्धार्थ से कहता है कि वो अवनी को रोके। जब सिद्धार्थ अवनी को रोकता है तो अवनी खुद को मंजोलिका में बदल लेती है और कहती है कि इस दुर्गा अष्टमी को वो सिद्धार्थ को मार डालेगी। ये सब देखकर सिद्धार्थ परेशान हो जाता है, लेकिन आदित्य उससे एक मौका मांगता है। आदित्य कहता है कि वो अवनी को ठीक कर देगा। इसके बाद दुर्गा अष्टमी की रात आदित्य, शरद और सिद्धार्थ अवनी के कमरे के बाहर खड़े होते हैं
तभी आचार्य जी के अरेंजमेंट के बाद घुंघरू की आवाज आती है। जब तीनों अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि अवनी खिड़की के रास्ते बाहर निकल चुकी होती है। इसके बाद शरद, जो कि अवनी को लेने के लिए जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में शरद और मंजोलिका एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए मंजोलिका यानी कि अवनी शरद के साथ चली जाती है और शरद उसे आचार्य जी के पास ले आता है और आचार्य जी अवनी से पूछते हैं कि उसका नाम क्या है। तो अवनी बताती है कि उसका नाम मंजोलिका है और वो राजा को मारना चाहती है। इतना सब जानने के बाद आखिर में आदित्य सिद्धार्थ को बचाने का प्लान बनाता है और आचार्य जी के द्वारा मंजोलिका से ये वादा ले लेता है कि अगर वो राजा को मार देगी तो उसके बाद अवनी का शरीर छोड़ देगी। इसके बाद वो लोग राजा को मारने का नाटक करते हैं और जैसे ही मंजोलिका राजा को मारने जाती है, आदित्य का प्लान काम कर जाता है और मंजोलिका पुतले को राजा समझकर मार देती है और अवनी का शरीर छोड़ देती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। मूवी के एंड में आदित्य राधा से शादी का प्रपोजल रखता है। सब लोग खुश हो जाते हैं और आदित्य वहां से चला जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस कि ये रिकैप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड ऐसे ही और मूवी रिकैप वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैन एक्सप्लेन।